सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सचिन पाटीदार और वेलकम है, आपका स्वागत है पार्ट 2 में, जहाँ पर हम बात कर रहे थे साइंस के पेपर को बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट हमारे लिए कैसा बनाया जाए। उसी सीरीज़ में बात कर रहे थे हम। पार्ट 1 में हमने बात की थी इन्वायरमेंट और केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाए। सेम और भी आपको यदि एग्ज़ाम में हम कैसा लिखते हैं, किस तरह का प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, तो उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख लीजिएगा, हाउ टू राइट इन ए प्रॉपर मैनर इन आवर बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो वो आपके लिए बहुत काफ़ी हेल्प करेगा, नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे और फ़ायदा बहुत होगा आपको उसका। सो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में हमारे पास जो एम है हमारा वो है बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए। तो बायो के लिए हम 7 मई हमने डिसाइड किया है। 6 मई को केमिस्ट्री का पूरा काम करने के बाद 7 मई को हम बायोलॉजी वाला चैप्टर, बायोलॉजी वाला पोर्शन उठाएंगे, और उसमें पहला है रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है कि मेरा बहुत फेवरेट रहा है रिप्रोडक्शन, तो आपका भी होगा आई होप। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये अपना एक टॉपिक है, तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो वहाँ इसको थोड़ा सा तैयार कीजिए, इसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, तो आपको इसमें इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद में जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो छोटी छोटी बातें हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक तरह से इंटरेस्ट भी डेवलप करेगी, और आपको उसके लिए अवेयर भी होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए। तो ये हमारी लाइफ में भी काम देगा और एग्ज़ाम में तो काम देता ही है। सो इसलिए ये भी लाइफ के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ठीक है, आप स्टार्टिंग में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको बहुत ही इसका फ़ायदा मिले, और ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब हम आ जाते हैं, मैंने यहाँ पर एक अवेयरनेस वर्ड डाला है यहाँ पर इस रिप्रोडक्शन में। अवेयरनेस, अवेयरनेस से मतलब अवेयरनेस से बेस्ड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सीबीएसई, ठीक है, कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो, तो वहाँ पर अवेयरनेस आपको है कि नहीं, क्या चल रहा है आपके इसमें। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर लिख रखा है, फैमिली प्लानिंग को लेकर अवेयरनेस है या नहीं है आप में। जो डिसीज़ हो जाती है, सेक्सुअल डिसीज़ जिसको हम बोलते हैं HIV या एड्स, है ना, वो किस तरह की डिसीज़ है, इसके बारे में आप अवेयर है कि नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जो बनते हैं, इस तरह से आपको अवेयर रहना चाहिए इन क्वेश्चंस में। डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, किस तरह की डिसीज़ है, यहाँ पर इस तरह के गवर्नमेंट कौन से प्रोग्राम्स चलाती है अवेयर करने के लिए, उन प्रोग्राम्स के बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, उसके लिए हम अवेयर है नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इस तरह का ये जो अवेयरनेस वाला, प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज़ें हैं, किस तरह की काम करती है गवर्नमेंट, किस तरह के प्लान करती है, किस तरह की प्लानिंग करती है, किस तरह का मैनेजमेंट करती है, किस तरह से लोगों को समझाती है, क्या आप समझते हैं इन चीज़ों से। ठीक है, इस पर बेस्ड, इस पर थोड़ा सा माइंड का, थिंकिंग का ओरा आप बड़ा करेंगे, थोड़ा सा एरिया बड़ा करेंगे, तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही जनरल बातें हैं। जनरल बातों को पहले अच्छे से समझिए, सही जगह से पढ़िए उनको, और सही जगह से पढ़ने के बाद उन पर थोड़ा विचार कीजिए। विचार करने के बाद ही आप उस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे, तो अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, एक बर्डन लेके आप इसको, रिप्रोडक्शन को नहीं पढ़ सकते। एक इंजॉयमेंट के अकॉर्डिंग और एक थोड़ा सा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि हाँ हमें ये चीज़ें आनी ही चाहिए, इन लाइफ भी आनी चाहिए, तो आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम बहुत ही बिल्ड हो जाएगा, है ना, वो उसका कंसेप्ट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्ड हो जाएगा, जो दोनों जगह काम देगा आपको। सो ये चैप्टर अपना इतना हुआ। देन हेरिडिटी वाला चैप्टर आ जाता है बायोलॉजी में। सेकंड चैप्टर जो है हेरिडिटी में, डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। पहले तो हेरिडिटी को समझना होगा, जेनेटिक्स को समझना होगा कि जेनेटिक्स किस तरह से काम करता है, कैसा रहता है। ये समझने के बाद में आपको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ट्रेट्स, कहने का मतलब जो मेंडल्स के जो लॉ हैं, है ना, उसमें यहाँ पर केस बेस्ड स्टडी आ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, रेशो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज किस तरह से आता है लो के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है, उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में सेक्स रेशो आपसे पूछा जा सकता है, मेल एंड फीमेल का ऑब्वियसली, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। सेक्स डिटर्मिनेशन तो आप कंप्लीट पढ़ के जाएं उसका, एक्स 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 वाई जो भी आप सब लोग जानते हैं। मैं यहाँ पर आपको पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ आपने ये कम से कम एटलीस्ट इतना पढ़ा कि नहीं पढ़ा,
है ना, इतना पढ़ के अपने को जाना है। एक एटलिस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अच्छी बात है, पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा ही पढ़ना चाहिए मैं तो कहूँगा, बट यहाँ पर हम मोर फोकस की बात कर रहे हैं, तो है ना, तो लास्ट टाइम में जिस चीज़ पर हम मोर फोकस ज़्यादा रहेगा हमारा, तो हम गैनिंग ऑफ नंबर्स, मैक्सिमम मार्क्स की यदि बात करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से लेके आ पाएंगे। तो मैं उस मोटिव से काम कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। वरना मेरा मोटिव होता है कि हमेशा पूरा पढ़े, अच्छे से पढ़े, क्योंकि हमारे लिए ही बनाया गया है, हमें ही पढ़ना है। सो अभी के लिए इतना आप कम से कम पढ़ेंगे तो बायोलॉजी वाला पोर्शन आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, और उसमें हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। आ जाते हैं हम फिजिक्स पे, है ना। तो काफ़ी बच्चे डरते हैं फिजिक्स से, लेकिन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डलते हैं फिजिक्स से। पहला जो इसमें चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम देखते रहते हैं, बचपन से आती रहती है इलेक्ट्रिसिटी, तो इस पर थोड़ा सा विचार करें, चिंतन करें इस पर कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, है ना। तो इसकी जो टर्म है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है, इन टर्म्स को थोड़ा समझें, इन टर्म्स को समझें और इनसे रिलेटेड फॉर्मूले को समझें, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स का आना। आप भी लोग सब जानते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में स्पेशली फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपका बेहतरीन होना चाहिए, फॉर्मूले पे इतनी ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए आपकी कि यस ये तो मेरे को आता है। जैसे कि आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यदि आपसे चार टर्म है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो चार में से यदि तीन आपको गिवन है तो चौथी आप निकाल सकते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि रेजिस्टेंस ही दे रखा होगा, ऐसा होगा कि रेजिस्टेंस दे दिया, लेंथ दे दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो फॉर्मूले को क्या करना आना चाहिए आपको, अरेंज करना आना, रीअरेंज करना आना चाहिए फॉर्मूले को। तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, बस उसे रीअरेंज करो, तो आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा न्यूमेरिकल में। सेम चीज यहाँ पर मैंने इसमें भी दे रखा है कि रिलेशन बिटवीन पी वी आई आर, इसमें भी रिलेशन आएगा, इसमें भी एक जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आपको क्या आना चाहिए, रीअरेंज करना आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। जिस तरह का क्वेश्चन में वो बोल रहा है, किस तरह क्या पूछ रहा है, क्या पूछने का बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको रीअरेंज करना आना चाहिए। तो एक तो मेन फॉर्मूला आना चाहिए और मेन फॉर्मूले को फिर टर्म के अकॉर्डिंग रीअरेंज करना चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स ऐसे बनते हैं फ्रेंड, ठीक है। फिर आप उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, वो उसमें भी हमारी पकड़ होनी चाहिए। और खास बात यूनिट पे हमारी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, यूनिट आप लिखिएगा तो मज़ा आ जाएगा, नंबर भी मिलेगा। यूनिट नहीं लिखने पर नंबर नहीं मिलता है बच्चों, ठीक है। तो यूनिट का खास ध्यान रखें। ओम्स लॉ से यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, तो वही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, और ओम्स लॉ को थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ के जाए, समझ के जाए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है सीबीएसई में वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, आपकी सारी परतें देखना चाहता है ना, आपके माइंड की सारी परतें देखना चाहता है, आपके दिल की सारी परतें देखना चाहता है कि आपने वाकई में दिल दिमाग का यूज़ किया कि नहीं किया है, ठीक है, या सिर्फ आप रट के आ गए हैं। तो इस तरह से रटने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा हमें। और क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमने ही चूज़ किया है तो पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। हमने ही सीबीएसई चूज़ किया है, हम ही पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, हम ही, जब हमने ही चूज़ किया है और हम ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये तो एक तरह से धोखा हो गया ना। तो प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा, और इस बिलीव में आइए कि यार हम कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर एक हुआ। दूसरा यहाँ पर चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट, करेंट पर मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक तरह से लॉजिकल चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर लॉजिक्स की बात होगी। तो जब भी कोई लॉजिकल चैप्टर होता है तो इसका जो बेसिक है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने कहा कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक जो है, मैग्नेटिक एरियाज क्या होता है, वाकई में मैग्नेटिज्म है क्या। अगर इस तरह के लॉजिक्स हमारे पास नहीं है तो हम ये लॉजिकल क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बनेगा। मतलब कि आपको एक लॉजिक दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इस पर काम करना है। तो है ना, बिल्कुल पूरी तरह से सारी परतें उगाड़ने वाला दिमाग की। तो इसलिए ध्यान से थोड़ा सा समझना है इसको कि लॉजिकल पूरा चैप्टर है। क्वेश्चंस देगा तो क्वेश्चन ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल मोटर यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल मोटर को आप पढ़ के जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि हाँ इससे क्वेश्चन आ सकता है। राइट हैंड थंब रूल इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है राइट हैंड थंब रूल, इसको पढ़ के जाएं, बहुत काम देगा आपको। फिर फ्लेमिंग्स रूल जो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट दोनों के फ्लेमिंग रूल है, और इसका क्या बेसिक है, किस बेसिक पर इसने दिए हैं दोनों रूल। राइट हैंड रूल क्यों दे रखा है, राइट हैंड थंब रूल क्यों दे रखा है, और लेफ्ट हैंड रूल क्यों दे रखा है, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इतनी चीज़ें आप एटलीस्ट करके जाएं तो आपका अपना साइंस का पेपर बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, मस्त जाने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट में बता दिया,
तो हमारा 8 मई हो गया, लेकिन 10 मई को पेपर है, 9 मई को हम फ्री हैं बिल्कुल। 9 मई को हमें क्या करना है, जो हमें इनने 4 दिनों में हमने पढ़ा है, जो हमने 4 दिनों में अच्छे से इनको पढ़ा है, जिन जिन चीज़ों को भी पढ़ा है आपने, तो उसका एक छोटा सा कॉपी बनाइए, उसमें आप रिवीजन लिखिए, एक टर्म लिखिए कि हाँ हमें ये आता है ना। बैठ जाइए आराम से। मैंने आगे लिख रखा है स्ट्रेस फ्री होकर बैठे, बढ़िया। दिन में 4 बार नहाना हो तो नहा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शांति से, बहुत काम, बहुत बिलीव करके, अपने आप पर विश्वास करके बैठे, बहुत आराम से, बहुत आराम से टर्म लिखिए। केमिस्ट्री की सपोज आपने टर्म लिख ली होमोलोगस सीरीज, तो इसके बारे में आपको क्या क्या आता है, इसके बारे में आप बैठिए आराम से, चिंतन मनन कीजिए। ये टाइम उस दिन का है, 9 मई को आपको रिवीजन करने का टाइम। और रिवीजन ऐसे नहीं होता कि जो नोट्स आपने बने बनाए हैं उनको ही बार बार पढ़ना, इसको मैं रिवीजन नहीं कहता। देखिए, बहुत ही गलत धारणा है लोगों की, बहुत गलत बात है, इस तरह से रिवीजन नहीं होता। रिवीजन होता है आराम से बैठ के एक कोरा कागज लेके अपने मन की बातें लिखना, जो हमने पढ़ रखा है, उसको मैं रिवीजन कहता हूँ। आप किसको विजन कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको रिवीजन कहता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसको रिवाइज करें बहुत अच्छे तरीके से, तभी जाके आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे। और जहाँ जहाँ कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है, 9 मई को ऐसा होता है ना कि यार हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा चिंतन मनन करते हुए हम थोड़े से अटक जाते हैं कि यार देखो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में, अरे यार ये रो क्या हो गया, कहाँ पर है ये, या इसको कैसे रीअरेंज करेंगे। वो आपको बहुत काम देगा, स्पेशली बता रहा हूँ, बहुत आपको काम देगा। इसलिए वहाँ पर तुरंत जाके उसी टाइम देखना है उसको और उसी टाइम करेक्ट करना है, तभी मज़ा आएगा आपको। सो इतनी ही बातें मुझे करनी थी। हमारा 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई और 9 मई का हमारा प्लान कर लिया हमने। 3 दिन हमने पढ़ने को दिए हैं। 9 मई को हम बिल्कुल फ्री हैं, स्ट्रेस फ्री है, बिल्कुल हम आराम से देख रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वाकई हम सही जगह जा रहे हैं। बस इतना ही कहना था यार बच्चों, पढ़िए आप बढ़िया, और फिर देखते हैं साइंस का पेपर कैसा जाता है, वो बताना आप मुझे, है ना। और भी चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में कीजिए, हम बातें करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को हेल्प मिल जाएगी और थोड़ा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, तो आपकी भी रिस्पेक्ट रहेगी। सो थैंक यू सो मच बच्चों। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।